नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम हो रखा हुआ है उसके एग्जाम के लेवल के बारे में, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और क्या डिफिकल्टी जो है एक्चुअली जो एस्पायरेंट्स ने एग्जाम दिए उनको फेस करना पड़ा था, और कैंडिडेट का क्या सिनेरियो था एग्जाम हॉल के अंदर और किस तरह कितने नंबर्स के उन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए। इस सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में के अंदर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं रोहित कुमार जी, जो अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे बिहार के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पोस्टेड हैं और इन्होंने अपना मेंस का एग्जाम दिया है बिहार सिविल कोर्ट का। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि रोहित जी, आप ये बताइए पहले कि क्वेश्चन जो पूछे गए थे मेंस के अंदर वो किस तरीके से, किस सेक्शन में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे? सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम रोहित कुमार, मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सीवर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ फिलहाल। तो संडे को, जैसे कि आप सबको पता है कि सर कोर्ट क्लर्क का एग्जाम था, ग्रेड थर्ड, यूडीसी ग्रेड थर्ड। तो क्वेश्चन का सर पैटर्न ये रहा कि अगर कोई तुर्रम खान ये बोले कि वो मेरे लिए बहुत ईजी था, तो हो सकता है सर कि वो बहुत ही महान विद्वान हो। लेकिन सर, जैसा कि ओवरऑल मेरे जानने वालों और जैसे कि मुझे जहाँ तक सर लगा, क्वेश्चन का लेवल सर मतलब ये नहीं कह सकते कि मॉडरेट था सर। मॉडरेट टू डिफिकल्ट? यस सर, डिफिकल्ट था सर, डिफिकल्ट तो था सर। और विदिन 2 आवर्स के अंदर उतने सारे आंसर्स का जवाब देना और प्लस जिसमें रिटेन हो, तो ये सर मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे। अच्छा, आपने तो मतलब ये कोर्ट रीडर का भी प्री मेंस क्वालिफाई करके टाइपिंग टेस्ट वगैरह दिया था, तो मतलब अगर हम कंपैरिजन करें उस एग्जाम के लेवल से मेंस का जो एग्जाम और अभी जो मेंस का एग्जाम आप दे के आ रहे हैं कोर्ट क्लर्क का, दोनों के बीच में मतलब कैसा, मतलब क्या डिफरेंसेस देखने को मिला? दोनों के बीच में लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे? जी सर, आपने मतलब यही मैं बताना चाह रहा था, आपने तो आप ही बोल दिया सर। जी जी। उसमें सर अभी जब जैसे अगर हम कंपैरिजन करें तो कोर्ट रीडर और ये कोर्ट क्लर्क का, तो सर मुझे लगता है कि बहुत मतलब अच्छा और बहुत ही इजी पेपर किनके लिए? जिन्होंने स्टडी किया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ जिन्होंने स्टडी किया उनके लिए तो इजी भी नहीं, सही बात है। यस सर। तो मुझे ये लगा कि कंपैरिजन कोर्ट रीडर और कोर्ट रीडर का क्वेश्चन सर बहुत ही इजी था, क्योंकि मैंने उसका प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, और सर ये नहीं कि मतलब कट ऑफ के नंबर से अच्छे नंबर से कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर के पास कट ऑफ के मतलब उससे भी अच्छा नंबर था मेरा। तो मुझे ये लगा सर कि कोर्ट क्लर्क का जो पेपर था, जो हम लोगों ने सिलेबस बताया गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, या हम लोग को जो मैनुअल कोर्ट रीडर की तरफ से जो मैनुअल मिला था, उसके अकॉर्डिंग तो सर बिल्कुल नहीं था। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि वो ऑप्शन बेस्ड मतलब प्रिपरेशन करते हैं कि 4 ऑप्शन आया, अगर मतलब पढ़ा रहता है आदमी तो उसको ये पता चलता है कि हाँ या तो ये हो सकता है, तो उस स्थिति में ज्यादा संभावना रहती है कि सही हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसा था कि एक तो आपको आंसर याद रखना था, आंसर लिखना भी है, और प्लस डिस्क्रिप्टिव। तो ऐसा किसी के सर माइंडसेट को कोई करके ये नहीं गया था कि वहां पे जाने के बाद हिंदी का भी डिस्क्रिप्टिव होगा, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा, और प्लस ऑब्जेक्टिव 20 लिखने के अलावा ऑब्जेक्टिव 30 भी आएगा। अच्छा, एक चीज जैसे बहुत सारे बच्चों से बात हुई मेरी, तो वहाँ देखने को मिला था कि जैसे कि एक क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर देखने को मिला था, वहाँ मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग लिख दिया गया था, और ऐसा लग रहा था कि सारे बच्चे प्रिसाइज राइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे, वो मतलब प्रिसाइज कर रहे हैं उस पैसेज को, एंड फिर जब पेज पलटते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, तो उस क्वेश्चंस का आंसर भी करना है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप उस पैसेज को प्रिसाइज भी कर रहे हो और साथ साथ जो है क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हो, तो ये मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा उसमें कंज्यूम हुआ होगा बच्चों का। यस सर, ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि जैसे जब मैं पेपर दे रहा था तो इंग्लिश का जो पैसेज आया, तो मैंने देखा कि चलो पैसेज है और उसका आंसर देना है, लेकिन मैंने उसके राइट साइड में देखा कि वहां पे 5 मार्क्स लिखा हुआ है
तो मैंने नोटिस किया कि अरे 5 मार्क्स लिखा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ है। मैंने देखा कि प्रिसाइजली करना है उसको, और प्लस तब पैसेज के अंदर उसके क्वेश्चन भी करने हैं। हाँ। तो विद इन सर मुझे मतलब सर मैं पहले भी कह चुका और अभी भी कह रहा हूँ कि सर विद इन 2 आवर्स सर वो इम्पॉसिबल था सॉल्व करना। अगर किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव के सारे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए होंगे सर, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ सर कि उसके हिंदी के 5-10 नंबर छूटे हुए, नंबर मार्क्स छूट गए होंगे, एकदम श्योर छूटे होंगे सर। अच्छा, ये भी एक चीज है जैसे कि जैसे मेंस का पेपर आपने दिया है, तो मेंस का पेपर आपने जैसे दिया तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए, मतलब लिखना भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। तो ये 50 मार्क्स के थे, पहले 20 मार्क्स फिर 30 मार्क्स। तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चों को काफी बहुत परेशानी हुई होगी। तो आपको मतलब क्या उस मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टीज फेस आई कि एक से लेकर 20 क्वेश्चन जो है सेक्शन 1 में आप मल्टीपल चॉइस के रूप में कर रहे हैं, और फिर 1 से लेकर 30 क्वेश्चन जो है उसी को डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज बनती है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है या फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बनते हैं। तो इस पे क्या मतलब आपको लगा? सर ये तो सही है कि अगर प्रेशर में अगर आंसर देते हैं तो मतलब जो आंसर याद रहते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। ये तो सर सबके साथ होता है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं कोड रीडर की और क्लर्क की सर, तो कोड रीडर में ऐसा था कि उसमें सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव थे सिर्फ इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव थे, और उसमें प्रेसी राइटिंग वाली कोई बात नहीं थी। उसमें बस आपको एक एसे लिखना था, और एक एसे राइटिंग था, एक एप्लीकेशन और एक एसे राइटिंग, बस यही दो थे सर। और बाकी जो थे सर उसमें 10 नंबर मैथ्स के, 10 नंबर कंप्यूटर के, और मतलब सर ये कुल मिला के मतलब मैं ये कहूँ तो वो बहुत इजी पेपर था। उसके अकॉर्डिंग कोड क्लर्क का सर मतलब ये अगर मैं कहूँ ओवरऑल अगर बात करूँ तो सर टफ था, डिफिकल्ट था सर। अच्छा, यहाँ डिस्क्रिप्टिव सी सेक्शन में मेरे पास क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा गया है 5 नंबर में, और एक लेटर राइटिंग भी पूछा जा रहा है 5 नंबर में। तो ऐसे जो पूछा गया था द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी, सेकेंड जो था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन, और थर्ड जो था राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन एवरीडे लाइफ। ये 3 थे, मतलब तीनों में एक करने थे। तो आपने कौन सा किया था इसके अंदर? सर मैंने तो ये बी लिखा सर, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। हाँ, ये एक्चुअली अभी तो एजुकेशन काफी ग्रो हो रहा है, तो इस पे लिखा जा सकता है क्योंकि एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी काफी जो है मतलब इम्पैक्ट कर रही है आज के समय में, और एआई की तरफ मूव कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं। और यहाँ पे लेटर भी पूछा गया है, एडिटर को लेटर लिखना है, लोकल न्यूज़पेपर एडिटर को, हाईलाइटिंग द नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन योर सिटी। और दूसरा है कि टू योर फ्रेंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस। ठीक है, एक म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है रिक्वेस्टिंग द रिपेयर ऑफ ए लोकल रोड। मतलब एक इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों हैं, है ना। और इसमें ये नहीं बोला गया है कि आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लिखना है, जो आपको मन करता है वो आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपने कौन सा लिखा था? लेकिन सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा आपको। सर आप एक बार क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए सर। ये देखिए सर, ऐसे जो है सर उसको भी 150 वर्ड्स में लिखना है, और ये देखिए सर लेटर को भी सर 150 वर्ड्स। सर ये कभी सर पॉसिबल है कि एक ऐसे का कंटेंट और एक लेटर का कंटेंट सर कभी हो सकता है? नहीं, लेटर तो और ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए जितना कम लिखा जा सके उतना, जितना ब्रीफ लिखा जा सके उतना सही रहता है। तो ये सर यहाँ पे गलती। हाँ, एक डिफिकल्टीज बच्चों को आई होगी। यस सर। अब ये 150 वर्ड्स में आप बोल रहे हैं, तो 5 नंबर के अंदर और 150 वर्ड्स में लिखना है, बच्चों को बहुत दिक्कत आई होगी। सही बात आपने कहा। उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग के बारे में हम लोग बात कर लिया हम लोग डिस्क्रिप्टिव में। उसके बाद सेम हिंदी में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिला था। किसी एक पे लगभग 150 शब्दों में आपको निबंध लिखने थे, और किसी एक विषय पे लगभग 150 शब्दों में पत्र लिखने थे। तो ये भी चीजें थी। और उसके बाद फिर प्रिसाइज राइटिंग और क्वेश्चन आंसर, मतलब सेम पैटर्न था इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 20-20 मार्क्स के, 20-20 मार्क्स के थे। और हम मेरे और भी बहुत सारे बच्चों से बात हुई थी, और रोहित जी से भी हमारी यहाँ बात हो रही है। तो एक चीज देखो, यहाँ से एक चीजें भाई दोस्तों निकल के क्या चली आ रही है कि
बहुत सारे बच्चों के जो मतलब टाइम कंज्यूमिंग के क्वेश्चंस वगैरह थे, और बहुत सारे बच्चों ने जो है 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो छोड़ के आए। बहुत सारे बच्चे, मैं मतलब सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और कुछ ही ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो बच्चे जो है 90 आउट ऑफ 90 किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो 5-10% अगर मैं मान के चलूँ तो 5-10% स्टूडेंट ने ऐसा कुछ किया होगा। और जहाँ तक ऐसे डाटा कलेक्ट करने से पता चला कि लगभग मतलब 60 से 70% ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कहीं ना कहीं इंग्लिश के मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह थे या डिस्क्रिप्टिव थे उसमें फंसे। सर ये सर 60-70% आप सर नहीं बोल सकते। मेरे अकॉर्डिंग सर मुझे लगता है सर 80 to 85% ऐसे एग्जैक्टली। हाँ, मैं तो ऐसे एवरेज 20 मार्क्स क्वेश्चन सर पूछ रहा हूँ, मैं तो ऐसे डाटा के अकॉर्डिंग बोला, क्योंकि ये एग्जाम दे के आए हुए हैं और हॉल का एग्जामिनेशन हॉल का पूरा इन्वायरमेंट इन्होंने देखा होगा। बाहर निकलने के बाद बच्चे बहुत सारे बात करते हैं कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया, तो कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को मिलती है। सारे बच्चों का ही लगभग छूटता है। तो मैं एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 90 में लगभग 70 मार्क्स के बच्चे 75 मार्क्स के आप बच्चे करके आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 90 मार्क्स के आपके पेपर हो रहे हैं और 70-75 मार्क्स से बच्चे करके ही आ रहे हैं, और उसके बीच में ये बोलना है कि 65 और 70 कटअप चले जाना ये इम्पॉसिबल था। मतलब 100% मार्क्स के साथ तो कभी कटअप तो कभी निर्धारित नहीं होती है। कटअप मैक्सिमम टू बी बियॉन्ड 45%, मतलब 45% पे तो कटअप ऐसे भी निर्धारित हो जाती है लगभग। लेकिन मैं अगर 50% भी आप मान के चलो कि 50% पूरे मार्क्स का 90 का है ना, 50% अगर मैं मान के बोलूँ तो 45 मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर मतलब अकॉर्डिंग टू डाटा और रोहित जी से बात करने के बाद जो चीज़ें मुझे समझ में और भी बहुत सारे कैंडिडेट से हमारी बात हुई, तो उसके ऊपर एक हम लोग ने कट ऑफ एनालिसिस किया है। आई होप कि आप सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो उनके लिए हेल्पफुल हो। सर एक चीज और कहना चाहूँगा जी सर, जैसा आपने बोला सर कि जैसे और भी स्टूडेंट्स ने बताया कि मैंने 70 मार्क्स का बनाया या 80 मार्क्स का बनाया। सर तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर कि अगर उन्होंने 70 मार्क्स का बनाया तो उन्हें 70 मार्क्स ही मिले। करेक्ट वही चीजें कह रहा हूँ। उसी के आधार पे चीजें क्या हो रही है कि हम लोग क्या होते हैं 45% मान के चल सकते हैं। वही चीज कह रहा हूँ, मतलब लेकिन हम लोग टोटल मार्क्स का 45 मान के चल सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे कोई 75 करके आया, 80 करके आया, तो बहुत सारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसीलिए मतलब चीजें एनालाइज करी जा रही है कि 70 आउट ऑफ 70 तो हो नहीं सकता, पॉसिबल तो है नहीं। मान के चलिए किसी के 10 क्वेश्चन गलत होंगे, किसी के 15 क्वेश्चन गलत होंगे, तो 55 या 60 सही होंगे, 50 सही होंगे, ये चीजें मान के चलो। तो उसी के आधार पे जो है ये जो कट ऑफ एनालिसिस एक्चुअली आज हम लोग कर रहे हैं कि यूआर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, यूआर की कट ऑफ की बात करूं, तो ये कट ऑफ लगभग 55 to 57 के बीच में लाइज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। और जो पेपर का लेवल था मॉडरेट टू टफ, क्योंकि काफी चेंजेस थी पेपर के अंदर, बच्चे कुछ और पैटर्न पे प्रिपेयर करके जा रहे हैं और क्वेश्चंस कुछ और पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, तो उसके भी आप है ये यूआर की कटअप। यूआर फीमेल की कटअप में बात करूं तो ये 48 से लेके 52 तक लाइज कर सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है मुझे ऐसा लगता है कि 42 से लेके 42-43 के आसपास जो है कटअप लाइज करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो 35 to 38 के बीच में लाइज करना चाहिए। अब बीसी की बात करूं, देखो हमारे यहाँ बीसी का जो ये है बीसी की जो कैटेगरी है काफी भीड़ रहती है, मतलब काफी मैक्सिमम कैंडिडेट्स वहाँ देखने को मिलते हैं, तो थोड़े बहुत कटअप में उछाल देखने को मिलते हैं, लेकिन यूआर से कम ही रहेगा, जनरली यूआर से कम ही रहता है। तो बीसी के जो कटअप मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, एनालिसिस कर पा रहा हूँ, 50 से 52 के बीच में लाइज करनी चाहिए। बीसी फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 42 से 45 के बीच में। ईबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 53-54 के बीच में। 50 से 52 ले सकते हैं, 50 से 52 के आसपास में लाइज करेगी। ईबीसी फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 39 से लेकर 42 तक लाइज कर सकती है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 42 से लेकर 45 के बीच में लाइज करेगी। एससी फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 32 से लेकर 34 के बीच में। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 40 से लेकर 42 के बीच में। और उनके फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 32 से 34 आप ले लो। ये जो है एक कटअप एनालिसिस है हमारी तरफ से, डिफरेंट कैटेगरीज जो है हमारे बिहार के अंदर। और वुमेन बैकग्राउंड कास्ट की अगर बात करूँ, ओबीसी की अगर मैं बात करूँ
तो इनकी कटअप जो है 40 के आसपास देखने को मिल सकती है, 40 से 41 देखने को मिल सकती है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे क्वेश्चंस के लेवल थे, टफनेस था, डिफिकल्टी जो भी थी, उसके हिसाब से कटअप बनाई जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, क्योंकि आप एस्पायरेंट्स है और आपने रियल एग्जाम को आपने फेस किया है, आप एग्जाम को फेस करके आए हो। मैंने एनालिसिस सिर्फ डाटा के आधार पे और कुछ कैंडिडेट से रोहित सर जैसे कैंडिडेट से बात करके ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है, तो उसके बिहार पे मैं ये जो है कटअप एनालिसिस कह रहा हूँ। और आपने खुद एग्जाम में आप एपीआर के एग्जाम दिए हो, आप लेवल को देख रहे हो, तो आप क्या कहते हो इस कटअप एनालिसिस के बारे में और क्या लगता है आपको क्या कटअप जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा। दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में आपसे भी कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।